नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। मध्य प्रदेश में सूदखोरी का आतंक धड़ल्ले से जारी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सूदखोरी क्या होती है वो जानते ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि सूदखोरी आखिर क्या है। सूदखोरी वो व्यवस्था होती है जिसमें कर्ज अत्यधिक ब्याज पर या कोई अनैतिक तरीके से दिया जाता है, उसे सूदखोरी कहते हैं। तो इंदौर शहर के अंदर सूदखोरी का काला कारोबार जमकर हो रहा है, जिसमें किसी जरूरतमंद को अत्यधिक ब्याज पर पैसा दिया जाता है और फिर कर्ज लेने के वाले व्यक्ति से जबरदस्ती ब्याज की वसूली की जाती है। ऐसे में कर्ज लेने वाले व्यक्ति की जमीन या घर तक बिक जाते हैं और व्यक्ति का मानसिक रूप से उत्पीड़न होता है। ऐसा एक सूदखोरी का मामला इंदौर पुलिस के सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी की शिकायत पर 2 अन्य सराफा व्यापारियों पर मामला दर्ज किया गया। पीड़ित का आरोप है कि सूदखोर सराफा व्यापारियों ने 15 लाख के बदले 42 लाख वसूल किए हैं, जिसके बाद पीड़ित के गिरवी रखे सोने और चांदी की रकम भी वापस नहीं की। पुलिस के मुताबिक पिछले 9 सालों से पीड़ित से ब्याज वसूली जा रही है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी। दोनों आरोपी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आए हैं। पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए। हाँ, एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था मध्य प्रदेश ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत, जिसमें फरियादी जो सनील वाजपेयी हैं, उन्होंने ये शिकायत की थी कि वो सराफा व्यवसायी हैं और उनका एक सराफा मार्केट में एक फर्म के साथ काफ़ी समय से उधारी का लेन देन था, जिसमें वो अपने गहने रखकर उधार पैसा लिए थे। परंतु उसमें से कुछ पैसा और कुछ गहने शेष बचे थे, उसी को लेकर इनका आपस में बात था और फरियादी कहना था कि उसको लेकर ये दोनों जो आरोपी बनाए गए हैं इसमें उसको धमका रहे हैं। तो इस पर मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम धारा 3/4 और धारा 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें 2 आरोपी हैं और दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध। करीब 2010 से लेकर 2014 तक उधारी का जो सामान इन्होंने रखा था, उसमें से करीब 15 लाख रुपए का सामान को लेकर इनका डिस्प्यूट था। तो सूदखोरी का जो जाल है किस तरह से लगातार फैलता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यहां पर यह सूदखोरी बन गई है। लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आते रहे और इनका जो परिणाम होता है वो दर्दनाक ही होता है। तो वही ये मामला पहला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले आए हैं। सूदखोरी से जुड़ा एक और दिल दहला देने वाला मामला बताते हैं आपको। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, महज इसलिए क्योंकि वो सूदखोरी से परेशान था। मृतक युवक टेलरिंग का काम करता था। मृतक युवक ने एक महिला से 50,000 रुपए 20% की ब्याज पर लिए थे और वो आरोपी महिला को 10,000 रुपए हर महीने दे रहा था। फिर बाद में उसका कामकाज ठीक नहीं चल पा रहा था, जिसके चलते वो ब्याज नहीं दे पाया। इसके बाद पैसा देने वाली आरोपी महिला उसके घर आई और उसे धमका कर चले गई। विवाद के बाद मृतक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो जबलपुर में भी पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है और अब तक ऐसे 10 से ज्यादा सूदखोरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ दिन पहले भी पुलिस की ऐसे सूदखोरों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जब सूदखोर महादेव पहलवान को गिरफ्तार किया गया तो 10 से 20% के हिसाब से ब्याज पर रुपए देकर लोगों को संपत्ति हड़पता था। वहीं अब पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी करके ऐसे सूदखोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। तो इस तरह के मामले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले, सूदखोरी कम नहीं हो रही है और इसका जो परिणाम निकलता है काफी दर्दनाक ये निकलता है। आत्महत्या यहाँ पर लोग कर लेते हैं जो परेशान होते हैं सूदखोरी से। ब्याज के यहाँ पर ब्याज दिया जाता है, 20% तक ब्याज यहाँ पर देते हैं लोग। तो कर्ज लेने की ये जो प्रक्रिया है, जो हालांकि इसके ऊपर कानून भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से जो ये कारोबार है वो चलता जा रहा है। लगातार पुलिस ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है।
इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोहर वर्मा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और साथ ही स्मिता भोयर जो वकील हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सबसे पहले राजेंद्र गुप्ता जी का मैं रुख करना चाहूंगी। लगातार ये जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों से कहीं ना कहीं जो मानसिक जो देख सकते हैं हम मानसिक उत्पीड़न यहाँ पर होता है, मेंटली यहाँ जो है आप लोग परेशान होते हैं, आत्महत्या का सहारा लेते हैं। क्या इसको लेकर क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर आप सुझाव देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। अभी आप ये देखिए, इंदौर और मध्य प्रदेश प्लस पूरे देश में अभी जो आंकड़े आए थे वो बड़े चौंकाने वाले आए थे कि जब व्यापार में घाटा हुआ या और भी कई कारणों से बेरोजगारी से भारत में 27,000 के लगभग लोगों ने आत्महत्या की। ये तो वो आंकड़ा है जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया। इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है, जब अचानक आवश्यकता पड़ती है या जरूरत के समय सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि एक सामान्य नागरिक को लोन मिल जाए। आप ये देखिए, बैंकों से उन लोगों को लोन मिल जाता है और हजारों करोड़ का लोन मिल जाता है जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। पर एक सामान्य व्यक्ति को एक छोटा सा लोन 5, 10, 15, 20, 25 हजार या 1-1.5 लाख का लोन लेने के लिए उसकी एड़ियां घिस जाती है और उसको आसानी से लोन नहीं मिलता है। 50 तरह की फॉर्मेलिटियां बता दी जाती है और उसके यहाँ जब अगर थोड़ा बहुत भी बकाया होता है तो तहसीलदार गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। इसका उपाय यह है कि सरकार को आसानी से, जैसे सहकारिता बैंक है, उनसे इनको छोटा छोटा लोन जो है वो आसानी से मिले और उनके व्यापार में उनको सहयोग हो, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को की जाना चाहिए। और सूदखोरों पर लगाम लगानी चाहिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, मतलब ब्याज पर ब्याज लेते हैं, ये अंतहीन ब्याज होता है। ब्याज की चक्की में एक आम आदमी को इतना पीस दिया जाता है और वो जब शिकायत करने जाता है तो समय पर उसकी शिकायत पर उसको एंटरटेन नहीं किया जाता है, मतलब कार्रवाई समय पर हो जाए। आप ये देखिए, कई मुद्दे ऐसे सामने आए जब व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, व्यक्ति मर गया, उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और फिर उसके मोबाइल पे या उसकी चिट्ठी पे या उसके आत्महत्या सुसाइड नोट पर लोगों को आरोपी बनाती है और उनको आसानी से जमानत मिल जाती है। कहीं न कहीं व्यवस्था में सुधार करना चाहिए और आम व्यक्ति जिसकी जरूरतें हैं, जिसको आसानी से किस्तों पर लोन मिल जाए और सुविधाजनक तरीके से वो उसका भुगतान कर पाए, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को और स्थानीय प्रशासन को बनानी चाहिए। तब जाकर ये चीजें रुकेंगी और इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी रहता है। आप ये देखिए, जितने भी जो कुछ भी नहीं करते वो ब्याज का धंधा करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकी आदत होती है वसूली की, तो ये वसूली करने लगते हैं और अपने आप को टिप-टाप करके निकलते हैं और 4 लोगों को लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। एक आम आदमी बेचारा इतना डरा हुआ होता है कि वो न पुलिस में जा पाता। कई मामले तो ऐसे होते हैं कि पुलिस में तब जाता है जब व्यक्ति मर जाता है, तो पुलिस में जा पाए, पुलिस की उनसे आम नागरिक से एक मित्रवत व्यवहार हो, पुलिस उसको काउंसलिंग करा दे, उसको आगे लाए। ऐसे में जागरूकता का संदेश भी प्रशासन को, पुलिस को लोगों में भेजना चाहिए कि आपका कोई ऐसा इश्यू हो तो आप हमारे पास आइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एक इसका बढ़िया समाधान हो सकता है कि लोग समय पर सहायता मांग ले इन मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, एक तरफ व्यवस्थाओं की कमी और समय पर सहायता देना, ये इन बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी इन मामलों में। मैं रुक करना चाहूंगी मनोहर जी का। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये लगातार इस तरह के जो कारोबार हो रहे हैं सूदखोरी के, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या बड़ी चुनौती है यहाँ पर पुलिस विभाग के लिए? मनोहर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने शायद अपना म्यूट बटन ऑन किया हुआ है, वो जरा ऑफ कर दीजिए। म्यूट बटन ऑन कर लीजिए अपना। आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी जी जी, बताएं। नमस्कार मैम जी। देखिए, ये जो एक बहुत ही गंभीर चुनौती है और ये एक बहुत ही प्राचीन समस्या है। जब भी व्यक्ति को, किसी को भी, चाहे भले ही वो धनी व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, हर किसी को जीवन में कभी ना कभी किसी कारण से कहीं कर्ज लेना होता है। जो अमीर लोग होते हैं
बैंकों के माध्यम से कर्ज लेकर के किसी तरह से जब वो अपने बिजनेस को ग्रो कर लेते हैं या किसी तरह से उनके पास उस कर्ज को चुकाने की क्षमता आ जाती है तो वे इस तरह से पीड़ित नहीं होते। किंतु विशेष करके कमजोर लोग जिनके पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं होती किंतु विभिन्न समयों पर विभिन्न कार्यों के कारण जो उन्हें खर्च लगता है और कर्ज के रूप में उस खर्च को पूर्ति करने के लिए जब वे रकम ले लेते हैं तो लगातार इस कर्ज के दलदल में घुसते जाते हैं। इस समस्या को आमतौर पर हर जगह पुलिस बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेती है और कई बार इसके ऊपर अभियान चला करके भी कार्रवाइयां की है। जैसा भी आपने जबलपुर का ही उदाहरण दिया, तो ऐसे लोग जो मनी लेंडर्स हैं उनको बाकायदा चिन्हित करके और कोशिश की जाती कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको उन्होंने इस तरह से मनी लेंड की है और जिन्हें वे अकारण से परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है कि ये लोग किसी तरह से दोहन न कर पाए व्यक्ति का, जो मूलधन था अगर उतना भी वापस आ गया है तो उसको राइट ऑफ करें, या जो लोग ऐसे हैं जो किसी भी हालत में कर्ज चुका नहीं सकते तो बिल्कुल ठीक बात है, उनको किसी तरह से परेशान न किया जाए। और देखिए हमारी गवर्नमेंट ने तो एक कर्जा एक्ट भी बना रखा है जो हम बाकायदा प्रचारित भी करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है उसे उसका जो साहूकार है वो किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है, मानसिक या शारीरिक, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्ज लिया है और कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और उनका जो लेनदार है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो वे निश्चित तौर पे बेफिक्र होकर के आए, पुलिस में उसकी शिकायत करें तो उनकी इस समस्या का निराकरण होगा। ये समाज भी उनके साथ में, कई सामाजिक संगठन हैं, एनजीओज हैं, शासन की भी कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करा सकते हैं और निश्चित तौर पर उनको नए सिरे से जीवन जीने का एक मौका दोबारा मिल सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं और उस कर्ज को भुगतने के लिए उन्हें साहूकार परेशान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वे पुलिस के सामने आए, अपनी बात रखें, पुलिस के सामने बेफिक्र होकर के आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस इतनी संवेदनशील है इन विषयों में कि वो ऐसे लोगों की बातों को सुनती है और ऐसे हमारे राजेंद्र गुप्ता जी जैसे जो लोग हैं वे भी इसमें पुलिस के बीच सेतु का काम करते हैं। और भी सामाजिक संगठन है, हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र है, कई परामर्श जाती समितियां हैं, वो सब भी इस काम में लगी होती हैं। तो मैं निश्चित तौर पे आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो भी लोग हैं वे आगे आए और किसी भी तरह से घबराए ना। कोई भी व्यक्ति उनसे जबरदस्ती कर्ज की वसूली नहीं कर सकता। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जागरूकता की यहाँ पर कमी है और दर्शकों से यही यहाँ पर अपील यहाँ पर की जाती है कि अगर कोई सूदखोरी से परेशान है, पीड़ित है, तो वो पुलिस विभाग की मदद यहाँ पर ले सकता है। स्मिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वकील हैं स्मिता जी, आपसे जानना चाहेंगे, कर्ज लेना देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर सूदखोरी अगर बीच में आ जाए तो इसका परिणाम काफी खराब निकलता है। कानून क्या कहता है इसको लेकर, जो कानून है वो क्या है? नमस्कार सभी को। देखिए, ऐसी कोई भी समस्या अभी हमारे जीवन में नहीं है जिससे संबंधित कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब साहूकारी और सूदखोरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अभी इतनी ज्यादा समाज में फैल चुकी है, लगातार हो रही आत्महत्याएं, हत्याएं, इससे पूरा देश ही स्तब्ध है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए और सूदखोरी से अपने देश की जनता की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अधिनियम भी पारित किए गए। मैं बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम सन 2000 पारित किया गया है। इसके अलावा केंद्र स्तर पर साहूकारी अधिनियम 1934 से प्रचलित में है। साहूकारों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा ब्याज का भी धंधा यदि कोई करना चाहे तो उसके लिए भी सामने वाले व्यक्ति को लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति साहूकारी या ब्याज का धंधा नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने ब्याज से सूद से पैसा ले भी लिया है और वो दे नहीं पा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रावधान तो पुलिस का रास्ता होता ही है। पुलिस से मदद मांगिए, पुलिस हर संभव इस समय सहायता करेगी। जैसा अभी पुलिस अधिकारी महोदय ने आप सभी को बताया है, पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराए। यदि मान लीजिए कहीं ऐसा आपको संदेह होता है कि ये साहूकार लोग पुलिस वालों के साथ मिल गए और पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट एक केस कोर्ट में भी डाला जा सकता है। आप पुलिस कंप्लेंट को बेस बनाते हुए एक कंप्लेंट केस
कोर्ट में डाल सकते हैं और उस आधार पर कोर्ट की सहायता से अपना संरक्षण कर सकते हैं। आमतौर पर ब्याज लेने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत छोटे स्तर के होते हैं, जैसे सब्जी वाले हो गए, छोटे स्तर का बिजनेस करने वाले, और इमीडिएट उनको कोई आर्थिक आवश्यकता आ जाती है 25-50 हजार, लाख, 2 लाख की, तो उन लोगों का सहायता कोई करता नहीं। हमारे समाज की भी ऐसी व्यवस्था है, सबके मानना है कि ये छोटा सा है, इतनी छोटी आय वाला है, यदि हम 25-50 हजार दे देंगे तो ये लौटाएगा कैसे। पर कई बार ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि उनको पैसों की तत्काल आवश्यकता रहती है, तो उस समय उस बंदे के पास ब्याज से पैसा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और ऐसे ही परिस्थिति में जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, सूदखोरों के इसमें फंसते जाते हैं चंगुल में, और उसके बाद एक बार यदि वो लोग फंस गए तो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। और जनरली सूद के माध्यम से पैसा देने वाले बहुत बड़े स्तर के लोग होते हैं, जिनकी बड़े बड़े राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों के साथ पहचान भी होती है, राजनीतिक दबाव बनाने में वो लोग सफल होते हैं। तो इस माध्यम से वो लोग काफी हद तक सफल हो जाते हैं गरीब तबके के लोगों के ऊपर अपना दबाव बनाने में। तो इस कंडीशन में सभी लोगों को पुलिस की मदद लेना चाहिए, यदि वहां से सपोर्ट ना मिले तो डायरेक्ट कोर्ट की शरण में जानी चाहिए, और कोर्ट के माध्यम से ही वहां पर इनके कर्ज वसूली और अवैध कर्ज वसूली के लिए उन्हें स्टे ऑर्डर मिला जा सकता है। बिल्कुल स्मिता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं रुख करना चाहूंगी राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, जिस तरह से स्मिता जी ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो खास एक तबका होता है, छोटा तबका, जो छोटा काम करता है, छोटा बिजनेस करता है, वो खासकर सूदखोरी का शिकार होते हैं, और एक बार वो अगर इस दलदल में फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि सूदखोरी किसी की यहाँ पर मदद नहीं करता, किसी की सहायता नहीं करता, बल्कि वो तो खुद ही अपने धन को, अपने लाभ के लिए, अपने पैसे को डबल करने के लिए सूदखोरी करते हैं। अपूर्वा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बात मैंने शुरुआत में ही कही थी कि जो 5, 10, 15, 20 हजार, लाख, 1.5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, वही सूदखोरों के चुंगल में फंसते हैं। सूदखोर पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब ये उनके चुंगल में फंस जाते हैं तो उसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज ये वसूलने का अपना काम शुरू करते हैं और असली रूप जो दिखाते हैं, तो फिर आम आदमी उसमें पिस कर रह जाता है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जैसी बातें की जाती है, जैसा बोला जाता है, वैसा होता नहीं है। अपूर्वा जी, ये सत्य है, अगर पीड़ित को समय पर न्याय मिल जाए तो आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो परिवार है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि उसको समय पर न्याय नहीं मिलता, समय पर उसको मदद नहीं मिलती है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें संबंधित क्षेत्र के थाना, जैसे मैं इंदौर का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जिसकी लिखित शिकायत की कॉपी भी है। महिलाएं इसमें इन्वॉल्व है, उन महिलाओं से जो इस सूदखोरी के धंधे में लिप्त है, उनके बच्चे हथियारों के साथ, अवैध हथियारों के साथ प्रदर्शन करते हैं, लोगों पे दबाव बनाते हैं। इस तरह से साइकोलॉजिकल इतना भय उनको बना दिया जाता है कि वो आम आदमी, अब जब मैं एक सूदखोर हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं अगर पुलिस वाले के साथ खड़ा होके खुले चौराहे पे चाय पी रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, या उनसे सार्वजनिक रूप से अपनी याराना दिखा रहा हूँ, तो एक जो आम आदमी है, जो पहले से डरा हुआ है, वो कैसे उनके पास मदद लेने जाएगा। कई लोग तो मदद लेने भी नहीं जा पाते क्योंकि उनको दिखता है। और आवेदन में आपको एक पुराने 2010 से लेकर अभी 2022 तक के कई आवेदन आपको बता दूंगा। मैंने इंदौर शहर में जैसे सूदखोरी के लाइसेंस की बात की, एक्ट, अधिनियम और बहुत सारे कानून हमारे देश में है, पर उन कानून का उपयोग और दुरुपयोग तब होता है जब आदमी मर जाता है, या फिर किसी पे कार्रवाई करनी होती है। ये तब तक आगे रह के कार्रवाई नहीं होती जब तक व्यक्ति मदद मांगने जाता, आवेदन पर आवेदन दिया जाता है और जांच पर जांच की जाती है, जब तक कि आदमी मर नहीं जाता या आत्महत्या नहीं कर लेता। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई पहले होना वो ज्यादा जरूरी है। मनोहर जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं डर यहाँ पर पीड़ित के मन में बना रहता है कि अगर वो पुलिस की शरण लेगा, पुलिस की मदद लेगा, तो उसे ये डर रहता है कि सूदखोरी के साथ पुलिस की मिलीभगत हो सकती है। ये डर कैसे हटाया जाए, कैसे क्या इसकी वजह निकल कर सामने आती है, कैसे यहाँ पर इसका सुझाव क्या है, सॉल्यूशन क्या है? पूर्वा जी, ये देखिए एक बहुत अच्छी बात राजेंद्र जी ने उठाई हमारे सामने। निश्चित तौर पे जो इस तरह के कुछ केसेस होते हैं, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इस तरह से कोई सुसाइड कर लेता है या कोई वारदात घट जाती है, तो निश्चित तौर पे हमारे सामने आते ही हैं, और ये नहीं आने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि अगर हमने 100 मामले भी सुलझा लिए, 100 मामले में भी लोगों की प्रॉब्लम हल हो गई, लेकिन अगर एक मामला भी ऐसा है जिसमें किसी को सुसाइड करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं फेल्योर है सिस्टम का। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, देखिए हो सकता है, हमारे यहाँ विभिन्न स्तर होते हैं। अब जैसे आपके यहाँ इंदौर में और भोपाल में तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम ही आ गया, तो अगर थाना प्रभारी के वहाँ आपने आवेदन दिया है, वहाँ से बात नहीं बन रही, आप आगे जाकर के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस है, डिप्टी कमिश्नर पुलिस है, एडिशनल कमिश्नर पुलिस है, कमिश्नर पुलिस है, वहां तक तो जा ही सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे साहब इतनी जगह कोई कहाँ जाएगा, बेचारा आदमी तो परेशान हो जाता है। तो सीएम हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, और सीएम हेल्पलाइन को मैं बताना चाहूंगा कि मॉनिटरिंग होती है, और इसकी मॉनिटरिंग बहुत ऊंचे स्तर तक होती है। निजी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो अगर आप सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दें, उसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है। राजेंद्र गुप्ता जी जैसे कई लोग हैं जो इसमें मदद भी करते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर उसकी शिकायत कर देंगे, और जब इनिशियली मान लीजिए आपने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत नहीं की और कोई आपके वहां आ ही गया आपको परेशान करने, तो 100 डायल है, आप 100 डायल करिए, 100 डायल पे गाड़ी आएगी ही आएगी आपके वहां, और फिर जो भी आपकी कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जानी है और उस पर आगे कार्रवाई होनी है। तो निश्चित तौर पे सिस्टम में जहां जहां कमियां हैं उनको कसने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उठाए हैं, और हम चाहते हैं, और पुलिस की हमेशा ये कोशिश होती है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको कि समय पर सहायता न मिले और उसको इस तरह का कदम उठाना पड़े। तो मैं राजेंद्र गुप्ता जी की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं उन्हें ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कि कोई इस तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं होता, उनकी समस्याओं का हल भी होता है, और जहाँ कमियां हैं उनको निश्चित तौर पे दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत होते हैं, पुलिस विभाग प्रयासरत है। हमारी कोशिश यही होती है कि जब 100% लोगों को न्याय मिल पाएगा तभी हम कह पाएंगे कि हम सफल हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूदखोरी पर हमारा जो खास कार्यक्रम था, हमने जाना कि किस तरह से लगातार प्रशासन जुटी हुई है और इस पूरे जो जाल बिछा हुआ है सूदखोरी का, उसे लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।